मुझे घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई। दुकान पर काम बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से जब मैं रात के 10 बजे के करीब घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी बहन अपने कमरे में सो चुकी होगी, क्योंकि उसे रात को जल्दी सोने की आदत थी। अम्मा और वो एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए मैंने उसे परेशान ना किया कि कहीं अम्मा की नींद भी खलल में ना पड़ जाए। और फिर मैंने बिना आहट किए कपड़े तब्दील किए और ख़ुद ही बावर्ची खाने से खाना लिया और खाना खाने लगा। इतने में मुझे अम्मा की आवाज़ आने लगी। अम्मा पूरी तरह बातचीत नहीं कर सकती थी। फालज के अटैक की वजह से वो सिर्फ गूं गां जैसी आवाज़ें ही निकालती थी। कुछ देर तक तो मैंने ये सोच के अम्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज किया कि रचना मेरी बहन अम्मा को देख लेगी, लेकिन फिर जब मुझे मुस्तकिल अम्मा की आवाज़ें और शोर महसूस हुआ तो मैं खाना छोड़कर फ़ौरन अम्मा के पास गया और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहाँ मेरी छोटी बहन मौजूद ही नहीं थी और अम्मा पानी के लिए परेशान हो रही थी। मैंने जल्दी से अम्मा को पानी पिलाया और फिर अम्मा से रचना के बारे में पूछा तो अम्मा ने इशारों में जो मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। अम्मा ने इशारों में मुझे समझाया था कि रचना पड़ोस में गई है। पड़ोस वाली 35 साला आंटी से रचना की ऐसी भी क्या दिल लगी हो गई थी कि वह रात को इस पहर उनके घर चली गई थी। मैंने फ़ोन किया कि वो देर से आऊँगी, शायद मुझे रात का 1 बज जाएगा। हो सकता है यही सोचकर वो खामोशी से चली गई हो। उसे लगा होगा कि मैं घर आऊँगा ही नहीं। लेकिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था और मैं जल्दी आ गया। लेकिन रचना की यह हरकत मुझे काफ़ी चौंका देने के लिए थी। मैं सोच में पड़ गया। फिर दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। रचना जवान हो रही थी, उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अम्मा को पानी पिलाकर बिस्तर पर लेटाया और ख़ुद दबे पाँव छत के रास्ते से ही बराबर वाले घर में उतर गया। मैं देखना चाहता था कि मेरी बहन वहाँ क्या करती है। एक 35 साला औरत के साथ इतनी गहरी दोस्ती बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि उम्र का बहुत फ़र्क था। ऐसे में दोस्ती जैसी चीज़ कैसे मुमकिन थी। और फिर ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी बहन तो 35 साला आंटी के शौहर के साथ बड़ी ही नाज़ेबा। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। अब्बा का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो गया था। अम्मा बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उनके जिस्म का एक हिस्सा फालज ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनके लिए बिस्तर से खड़े होना भी मुश्किल था। और मेरी बहन बहुत मुश्किल हालातों में गुजारा कर रही थी। मेरे सिर्फ 17 साल का था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। 12 साल की उम्र से ही मैंने छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी थी और अब मैं एक ही दुकान पर काम कर रहा था। लेकिन घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था, क्योंकि सारी तनख्वाह अम्मा की दवा में उठ जाती थी। ऐसे में मेरी जवान होती हुई बहन की बहुत सी ख्वाहिशात थी जो बिल्कुल अधूरी थी। कभी वो अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश करती तो कभी उसे मेकअप और ज्वेलरी चाहिए होता। कभी वो दबे दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहती कि भाई, कब तक हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और मैं उसके सर पर हाथ रख कर कहता, बहना, एक ना एक दिन हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अंदर से जितना था ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि घर के मामला कुछ ऐसे थे कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और बगैर पढ़ाई के मेरी कोई अच्छी नौकरी होना मुश्किल था। इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकता। जो मैं कमाता वो दवाओं और बिजली के बिलों में उठ जाता। ऐसे में हालात का ठीक हो जाना किसी मौजज़े की तरह था। मुझे तो ये नामुमकिन बात ही लगती थी। लेकिन फिर मुझे भी रचना से कहता कि तसल्ली रखो, तुम्हारा भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ठीक ना हुआ। ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। मैं 18 साल का हो गया, रचना 15 साल की। अपनी उम्र से पहले ही उस पर भी घर की सारी जिम्मेदारियां आई हुई थी, इसलिए वह सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। थकन से चूर उसका चेहरा कमलाया नज़र आता तो मेरा दिल बड़ा दुखता, क्योंकि बचपन में ही वह अब्बा की बड़ी लाडली थी। अब्बा उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करना अब्बा की अव्वलीन तरजीह होती। मेरी बहन अब हालात की चक्की में पिस रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब मैं काम से वापस लौटा तो मैंने देखा रचना बहुत खुश थी। उसका चेहरा चमक रहा था, थोड़ी बहुत तैयार भी नज़र आ रही थी। ये देखकर मुझे तो खुशी हुई, लेकिन साथ ही मैं हैरान भी हुआ। मैंने रचना से कहा, खैर है, कहीं जा रही हो या फिर कोई आने वाला है? मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, हमारे इस गरीब खाने में कौन आएगा? मुझसे तो कोई लड़की की दोस्ती भी नहीं। हमारे घर के हालात ही ठीक नहीं। अलबत्ता मैं कहीं गई थी
ये कहकर वो मुस्कुरा उठी। मैंने हैरत से पूछा, तुम कहाँ गई थी? अम्मा बीमार हैं, इन्हें छोड़कर। वो मुझे बताए बगैर तुम कहाँ गई थी? एकदम ही हैरान भी हुआ और परेशान भी, क्योंकि रचना को घर से बाहर जाने की ना ही इजाज़त थी और ना ही आदत। वो सारा वक्त अम्मा के साथ ही लगी रहती थी। वो बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, इसलिए मैंने उसे ज़माने की हवा से दूर ही रखा था। तो फिर अचानक रचना कहाँ गई थी? वो ठंडा पानी लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, भाई पता है पड़ोस में नए किराएदार आए हैं। एक आंटी है और उनके शोहर, उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। सुबह ही उनका सामान आया था। मैंने अम्मा के सामने जिक्र किया तो अम्मा कहने लगी, नए पड़ोसी हैं, पूछ लो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। बस वही पूछने के लिए उनके पास गई थी तो थोड़ा तैयार हो गई कि उन पर हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं, आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं। मैं बहुत मोहब्बत से अपने घर में बिठाया, शरबत पिलाया। घर भी उनका तकरीबन सेट हो गया है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पैसे वाले लोग लगते हैं। ये कह रहे हैं कुछ अरसे के लिए यहाँ आए हैं, उनका अपना घर बन रहा है, उसके बाद वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। बहुत बड़ी सोसाइटी में वो बंगला बनवा रही हैं। रचना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और हसरत से उनके बारे में बता रही थी। रचना की बातें सुनकर मैंने कहा, किसी से इतनी जल्दी मुतासर नहीं होना चाहिए तुम्हें। क्या पता कि उनके हालात कैसे हैं, या वो सच कह रहे हैं या झूठ।